अस्सलामुअलैकुम। आज कई दिनों के बाद फिर से आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ इशू और बाकी सरकार की तरफ से और पावरफुल लोगों की तरफ से कंटिन्यूअसली सप्रेस किया जा रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और हर तरीके से। जिस तरीके से इस सरकार को और इन पावरफुल लोगों को जितना बन रहा है उतना दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज लाइव में जुड़ने के लिए सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ जो डिस्कस करनी थी और जो सरकार जहां जहां नहीं पहुंच रहा है वो चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए ये लाइव फिर से इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपके साथ जुड़ना पड़ा। कोई कई टाइम से आप जानते हैं कि सेहत साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आजकल जो पब्लिक दरबार थे हमारे थोड़ा रोके गए हैं और साथ में कई जगहों से जहां से लोग बुला रहे हैं वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं कि इस टाइम पे क्लाउड बर्स्ट हो या जिस तरीके से बारिशें, सैलाब आ रहे हैं उसमें बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। हमारे अभी बलेसा एरिया में, कालजुगासर के एरिया में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट से काफी नुकसान हुआ वहां पे। और साथ में यहाँ पे मेरा एक पेज था, उसको फिलहाल उड़ाया गया है। मिशन आकिब शाह, जो उसका मिशन आकिब शाह यूज कर रहे थे, जो पेज जो चला रहे थे, उनका कॉल भी आया था मुझे। सबसे पहले शुक्रिया मिशन आकिब शाह जो पेज चला रहे थे उनका। और जो पेज उड़ाया गया है वो सिर्फ इसलिए उड़ाया गया है ताकि सच्चाई की आवाज और सच्चाई की बातें वो लोग ना सोचें। अदरवाइज पेज उड़ाने की बात ही क्या है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचा रहे हैं या सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं और सच्ची बात पहुंचा रहे हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को प्रॉब्लम हो क्या रहा है कि बस इतना कि आकिब शाह की आवाज किसी तक पहुंचनी नहीं चाहे। तो जैसे आप जानते हैं कि इस टाइम पे क्लाउड बर्स्ट हो, क्लाइमेट चेंज हो, और इसकी वजहें क्या है। इसकी वजहें ये प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे जम्मू कश्मीर के चनाब वैली में प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारे पास 6 से 7 प्रोजेक्ट इस चनाब वैली में, जिसमें कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे किश्तवाड़ में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, न हमें इस प्रोजेक्टों से बिजली आ रही है और न ही इन प्रोजेक्टों से हमारे यहाँ की यूथ को नौकरी मिल रही है। और आप जानते हैं कि आजकल जितने भी नुकसान हो रहे हैं, इसकी भरपाई के लिए बहुत सारी फंड्स आती हैं सरकार के पास, एमएलएज के पास, और साथ में बहुत सारी फंड्स होती हैं एसडीआरएफ के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, और बहुत सारी डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स होती हैं जो सरकार को दी जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती हैं। लेकिन इसका एक आम आदमी को, अब मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होता है। आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन ही रात को 11 बजे के आसपास सिंथन टॉप में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ। उस क्लाउड बर्स्ट में एक हमारे गुजर बकरवाल फैमिली से, रियासी से थे, उनके 110 के आसपास भेड़ उसमें उसकी जद में आया और वो भेड़ सारे के सारे मर गए। और नॉर्मली काफी बड़ा नुकसान है, 10-20 लाख रुपए का नुकसान है। लेकिन एसडीआरएफ के पास पैसा आता है और जो डीसी के पास होता है, तो डीसी किश्तवाड़ के पास जो पैसा आता है वो इन्हीं चीजों के लिए आता है कि जब भी कोई आपदा आए, जब भी कोई ऐसा चीज, डिजास्टर हो, उस डिजास्टर के द्वारा उन गरीबों तक वो पैसा पहुंचा जाए। तो हम कोशिश करेंगे और हम यहां से भी इस लाइव वीडियो से अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो नुकसान उनका हुआ है, जो रियासी से एक बकरवाल हमारे भाई, एक जो सिंथन टॉप में जो क्लाउड बर्स्ट में उनकी जो जितने भी भेड़ आए उनको कंपनसेट किया जाए। और साथ में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ किश्तवाड़ के अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने अभी कालजुगासर की बात की, जो हमारे यहाँ पे बलेसा के एरिया में, वहां पे भी काफी नुकसान हुआ। और स्कूल भी, एक चंगा में जो स्कूल है, उस स्कूल में भी काफी आसपास से काफी सैलाब आए, जिसकी वजह से बच्चे वहां पे आ नहीं पाते। वहां पे पुल नहीं लगा है और बच्चे वहां पे एक्सेस नहीं कर पाते उस स्कूल को। ऐसी जगह स्कूल बनाया गया है कि पुल भी नहीं सरकार को देना बन रहा है। लेकिन आप सोचिए, जगह जगह स्कूलों की यही हालत है। सरकारी स्कूलों को कोई नहीं देखता है। या तो सरकारी स्कूलों में गरीब पढ़ते हैं, या तो सरकारी स्कूलों में मजलूम पढ़ते हैं,
या तो आज के सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो इकोनॉमिकली, जिनके पेरेंट्स, जिनकी फैमिली वीक हो, वहां पे सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जो गरीब लोग होते हैं। और बाकी माफिया तो बैठा है, जो प्राइवेट स्कूल के नाम से माफिया होता है। आप मुझे पता, अगर सरकारी स्कूल हैं तो वहां पे टीचर भी कॉम्पिटेंट टीचर्स होते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ स्कूलों में क्या हालत है वो सब आप जानते ही हैं। मैं जगह जगह स्कूल्स की आपके सामने वीडियोस लाता हूं, जगह जगह आपकी वीडियोस आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं और दिखाता हूं कि 2 टीचर हैं या 1 टीचर है, वो भी नहीं आता है, और स्कूल में 2-2, 3-300 बच्चे हैं, जो 2-2, 3-300 बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, लेकिन कोई नहीं देखता है। सीओ किश्तवाड़ के पास कई बार कंप्लेंट डाली, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की बात की मैंने टीचर्स की बात की कि टीचर्स हैं कहाँ। अगर टीचर्स होते तो बच्चे भी पढ़ पाते, लेकिन कोई भी टीचर हम देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स हों या बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, टीचर्स वहां तक पहुंचते नहीं है, या टीचर्स अगर हैं भी तो बहुत कम टीचर्स हैं। लेकिन वहीं पे हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में देखें, जो सिटीज होती हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखें, बहुत सारे टीचर अटैच हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं तो कभी भी हम देखते हैं कि वो टीचर्स वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं गाँव में जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसके अलावा अभी आप रिसेंटली देखा होगा कि एक जो वीडियो थी बड़ी वायरल हुई, एक छोटा सा बच्चा वो ये कह रहा है कि सकीना तू आराम से अपने ऑफिस में बैठ के, एसी के कमरे में बैठ के आराम से बैठी है और उसको कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सच में यही बात है, और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई उस लड़के पे, लेकिन मैं उस लड़के को सल्यूट करता हूँ। छोटा सा लड़का है लेकिन सल्यूट करता हूँ, सच्चाई की बात तो कर रहा है। जब सच्चाई की बात एक बच्चा करता है तो उसको बोलते हैं नहीं ये मोरली इम्परफेक्ट है, इसको मॉरल नहीं है, इसको बोलने का तमीज नहीं है, इसको बोलने का इसको आता नहीं है, इसको स्कूल वाले और या उसके घर वाले उनने पढ़ाया क्या है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में जब कोई बात करता है, कोई बात उठाता है, उसको बदतमीज कहा जाता है। जब कोई बात करता है, इस सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उस टाइम पे वो बच्चा बदतमीज हो जाता है, या कोई भी इंसान बदतमीज हो जाता है। सरकार को सवाल पूछोगे तो बदतमीज। सबसे पहले सलाम वालेकुम सलाम। जितने भी लोग इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं अभी फिलहाल, सबको वालेकुम सलाम। आदिल वालेकुम सलाम। तो आप देखें, एक बच्चा कोशिश कर रहा है कि जो सकीना हेतु हैं, हमने भी बड़ी बार गुहार लगी कि अस्पताल के मंत्रालय वो संभाले हुए हैं, उसके साथ साथ उनने शिक्षा का मंत्रालय संभाला हुआ है, सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन सच में वो बच्चा कह रहा था कि वो एसी के कमरे में बैठ के आराम से बैठ के, और वहां पे उनको कोई टस से मस नहीं हो रहा है, और बच्चे बेचारे मर रहे हैं। अब ये सिर्फ छुट्टियों की बात नहीं कि जो छुट्टी की बात कर रहा है, इसके अलावा भी हमारे यहाँ गांव में बच्चे हैं जो बेचारे, जहां पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जहां पे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो भी बोलना चाहते हैं कि जनाब आप अंधा कानून चला रहे हैं, आप भी गुंडागर्दी से कानून चला रहे हैं, आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे बोल नहीं रहे हैं, यहाँ के बच्चे बोल नहीं पाते। जनाब आदिल साहब बिल्कुल आएंगे, मड़वा भी इंशाल्लाह आएंगे, कोशिश करता हूं कि जल्दी आऊं। लेकिन आजकल तो बहुत सारे एमएलएज और एक्स एमएलएज और बहुत सारे लोग मड़वा वड़वन घूम रहे हैं, तो आजकल मौसम बहुत अच्छा है। अब उनके पास पैसा भी इतना कमाया हुआ है कि इनके पास कमी तो है नहीं, रात को गाड़ी में बैठे और पहुंच गए। लेकिन हम जैसे कि एक आम आदमी होता है, तो एक आम आदमी के लिए ऐश परस्ती करना, ये ऐश करना, घूमना, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह वक्त बनाएंगे, कभी आएंगे वहां पे आपके मड़वा में भी, क्योंकि मैं तो इस रेस में हूं नहीं कि मुझे एमएलए बनना है। सीरियल टीचर्स के बारे में भी बात करना है इंशाल्लाह। तो मेरा तो ऐसा है नहीं कि मुझे मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, और एमएलए बनने के बाद ये चक्कर काटने हैं, तो ऐसा अभी फिलहाल कुछ है नहीं। बाकी ये है कि मुझे पता है ग्रीवेंसेस बहुत हैं, मैं ट्राई करता हूं जितना भी मड़वा वड़वन का ग्रीवेंसेस भी है। सबसे पहले मुझे अपनी जगह पे मुझे लगता है कि इस चीज का मुझे बड़ा खदशा है, कि इस चीज का बड़ा मुझे आज तक है कि मैं मड़वा वड़वन नहीं गया, काफी लोगों का बुलाने के बावजूद भी मैं वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही पहुंचूंगा, इंशाल्लाह आऊंगा मैं। जितनी भी पब्लिक ग्रीवेंसेस होंगी, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं कुछ, उन ग्रुप्स के द्वारा भी, और बाकी जितने भी लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हम एक ग्रुप बना के इस पे बात करेंगे। ठीक है, जो भी एमएलएज हैं या एक्स एमएलएज हैं या जितने भी लोग हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, जो भी वहां पे लोग हैं, लेकिन आप मुझे तो क्लियरली जानते हैं, मैं जब भी जहां पे जाता हूं तो चोर को चोर कहता हूं, और जो गलत है उसको गलत कहता हूं। मैं कभी भी गलत को सही नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि वहां पे बहुत बैकवर्डनेस है, सड़क ही काफी सालों बाद गई है और सड़क भी अच्छी नहीं है, और जो कनेक्ट करती है मेन डिस्ट्रिक्ट को उस मड़वा के साथ, हालांकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल पास में उसको, लेकिन फिर भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ है,
उनका वहां पे 5-6 महीने के लिए पूरा डिसकंटिन्यू हो जाता है, इनएक्सेसिबिलिटी हो जाती है, वहां लोग आना जाना किश्तवाड़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसहाक भाई हेलो। तो जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से वहां पे शिक्षा हो, अस्पताल हो, सबका ही सब प्रॉब्लम है। वो आरडीडी का डिपार्टमेंट हो, वो वहां पे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, मड़वा वर्डवन हो या मैं चनापली ओवरऑल की बात करूं, हर जगह यही प्रॉब्लम हो। केशवान का इलाका हो, जब भी कोई बात करता है, बात करने वाले को पुलिस वालों से उठवाया जाता है, उसको बंद करवाया जाता है, या जो बात करता है उसको दबाया जाता है, बात करने नहीं दी जाती है। मेनली पर्पज इनका यही है कि किसी गरीब को बात करने नहीं दी जाए। गरीब बात करेगा तो इनका धंधा बंद हो जाएगा, गरीब बात करेगा तो माफिया खत्म हो जाएगा। तो माफिया पूरी कोशिश करता है कि इस गरीब को किस तरीके से दबाया जाए और इस गरीब को किस तरीके से वहीं पे कुचला जाए। तो आप देखते हैं कि एक गरीब अगर बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, तो उसका हर एक तरीके से उसको पूरी दबाने की कोशिश की जाएगी। और ये चीज मैंने अभी तक कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूं, जब से मैं इस पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आया हूं, जब से इस एक्टिविज्म में आया। पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, फिर उनने पार्टी से निकाला भी, और अभी तक कोई रीजन मिला भी नहीं कि क्यों निकाला था, क्यों नहीं निकाला था। वैसे मुझे कभी पॉलिटिकल पार्टी में शौक भी नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का या आने का कोई शौक नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि गरीब बेचारा, एक जो मजलूम है, उसको दबाया जाता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, उसकी हर एक तरीके से उसको दबाया जाता है, उसकी बात को दबाया जाता है। लेकिन वहीं पे हमारे एमएलए जब एमएलए बन जाते हैं तो वो दिखते नहीं है उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोग सफर करते हैं। एक एमएलए का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम ये होता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वहां के काम करें। लेकिन आज एमएलए बनने के बाद अपना ऐश परस्ती, अपना बिल्डिंग्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पैसा, अपना ठेकेदारी, अपना धंधा बना के एक गरीब बेचारा जो ये सोच रहा था कि उसको बिजली प्रॉपर मिलेगा, उसको पानी अच्छा मिलेगा, उसको पाइपें मिलेंगी, उसको पोल मिलेंगे, उसको सड़क अच्छी मिलेगी, लेकिन वो आज भी उस सड़क से महरूम है, वो आज भी बेचारा उस चीज से महरूम है। गुलशन जरगर यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं। कुछ दिन पहले मुझे इनका व्हाट्सएप कॉल आया था। बिल्कुल गुलशन, मैं आपकी बात करने वाला था, बिजली की कटौती पर बात करो। तो वही बच्चा जो देखो, वो बच्चा जो बोल रहा था, वो सकीना एतू के बारे में जो बात कर रहा था, आज आप देखते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंट कर्टेलमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब बिजली बार बार आना जाना है। लेकिन हाँ, संजय जी शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, बिल्कुल एसपी उस पे भी बात होगी। तो जब भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे स्कूलों में पंखे नहीं है। आज भी गुलाम हुसैन मीर, मेरे एक दोस्त हैं केशवान से, उन्होंने भी आज एक सीओ को एप्लीकेशन दिया, डीसी को एप्लीकेशन बेसिकली दिया था एप्लीकेशन की। हमारे यहाँ केशवान में कुछ स्कूल है जहां पे पंखे नहीं है, जहां पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और ये आप जानते हैं कि ये फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी कहीं पे भी नहीं है। ये बेसिक फैसिलिटी हर जगह प्रॉब्लम है, ये हर गांव में, हमारे चनाब वैली में ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पे दाली उद्यानपुर से अभी जुड़े थे हमारे साथ गुलशन भाई। तो गुलशन भाई का कुछ टाइम पहले मैसेज आया था कि वहां पे बिल्कुल फ्रीक्वेंट कर्टेलमेंट है, मतलब बार बार लाइट का आना जाना होता है, लाइट बार बार आती है और जाती है। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, पीडीडी डिपार्टमेंट सोया है, और पता नहीं वो कहाँ पे वो गुम हो गए हैं कि वो लोगों की जो पब्लिक का जो मसले हैं, पब्लिक के मसाइल हैं, वो सुनने को लिए कोई तैयार नहीं है। वहां के मुझे बड़ी बार मैंने वहां फोन किया, जेई को फोन किया। बहुत सारे लोग जो लोकल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि जेई कौन है, उनको पता ही नहीं यहाँ का सुपरवाइजर कौन है, यहाँ पे एचआर कौन है, यहाँ पे डेली वेजर कौन है। पकालन रोड के बारे में बोलो कुछ यार। बिल्कुल यूनस भाई, आपका भी कॉल आया था मुझे आज, बिल्कुल मैं बोलूंगा इसके बारे में। सबसे पहले माजरत सभी लोगों का कि मैं बेसिकली कई दिनों से काफी बीमार हूं और काफी हेल्थ इशू है। जब से मैं इस पॉलिटिक्स में आया तब से ज्यादा ही मेरा सेहत खराब हो गया। शायद मैं ज्यादा रात दिन ज्यादा चला तो उसकी वजह से शायद ये ज्यादा प्रॉब्लम हुआ और थोड़ा हेल्थ भी डिटेरियोरेट हुआ। तो बेसिकली मेरा मकसद इस पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आने का ये था कि जितने भी इश्यूज हैं, जैसे गुलशन भाई का इशू है या यूनस भाई का इशू है या जो संजय जी थे शायद ऊपर, संजय जी का इशू है, तो ऐसे इश्यूज जितने भी हैं उनको बोला जाए। क्योंकि आज बहुत सारे गोदी मीडिया के कुछ लोग हैं जो बस उनको पैसा चाहिए और पैसे के बाद ही वो स्टोरी करेंगे, पैसे के बाद ही वो जो है लोगों तक बात पहुंचाएंगे, पैसे के बाद ही वो जो है बोलेंगे। लेकिन वहीं पे जिनको बोलना चाहिए था,
जो हमारे एमएलए उनके अपने डंगे फंसे हुए हैं, उनके अपने काम फंसे हैं, उन एमएलए के अपने ठेकेदारियां फंसी हैं, तो वो बोलेंगे नहीं इन चीजों पे। और साथ में जो वहां पे बाकी लीडरशिप है, बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है कि जो दलाल हैं, जो इस माफिया के अंडर भी काम कर रही है, जो कभी वीडियो के खिलाफ, एसीडी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ नहीं बोलती हैं। आज जहां पे मैं एग्जिस्ट करता हूं, 4 पर्चे लगने के बाद, एफआईआर लगने के बाद, फिर भी खड़ा हूं, मेरा सब कुछ इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्रश करके इस सरकार ने और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा किसी न किसी तरीके से इसको फाइनेंशियली क्रश किया जाए, पूरा दबाने के बाद, उसके दबाने के बाद फिर भी लेकिन मैं उठ के आवाज लगा रहा हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये सरकार एक गरीब के साथ खिलवाड़ कर रही है, एक गरीब के साथ उसको पूरे दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही मुझे एक भाई का एक और मैसेज आया था, बिजली की बात हो रही है, ट्रांसफार्मर डूल में ट्रांसफार्मर का इशू है। डूल में अभी शायद 20 से 25 दिन हुए शेखपुरा का ट्रांसफार्मर नहीं है, और वहां पे उस ट्रांसफार्मर का इशू है और ट्रांसफार्मर वहां पे दिया नहीं जा रहा। लेकिन आप देखिए, सारे इश्यूज होने के बावजूद आज भी हमारे यहाँ पे एक मीडिया के एक सीनियर मीडिया के एक जर्नलिस्ट है, उनके साथ मारपीट हुई एनएचआईडीसीएल के द्वारा। एनएचआईडीसीएल का एक जेई था, उसने उसके साथ मारपीट किया। लेकिन आप देखिए, एक तो एनएचआईडीसीएल गुंडागर्दी करती है, आप हस्ती से उठाइए, एपीएस काम कर रही है एनएचआईडीसीएल के अंडर, और उस रोड का हालत देखो, पूरा हस्ती से लेकर पूरा कुड़िया पुल तक, फिर जहां से एसजीआई काम कर रही है, उन्होंने 450 करोड़ का 436 करोड़ का काम लिया है, और काम अब ग्राउंड पे देखेंगे तो जीरो है। इनके जितने भी जेईज हैं, मैं शायद ये उस जर्नलिस्ट को या बाकी लोगों को ये जो है, ये शायद बात नहीं आई होगी, उनके जहन में नहीं आएगी, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी जब करेगी इस सारे में, उसके साथ साथ एक इंक्वायरी ये भी करेगी कि बैकडोर एंट्रीज कितनी है, उनकी सर्टिफिकेटें जो है, वो जो मुलाजिम वहां पे उन्हें लगाए, जेईज लगाए, एईज लगाए, जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन सबका वेरिफिकेशन हो, ताकि देखा जाए वो अलाइनमेंट की उन्होंने बिल्कुल बैंड बजा दी है। अलाइनमेंट बिल्कुल खराब करके अलाइनमेंट रखा है उन्होंने। अलाइनमेंट को पूरा ऊपर नीचे करके उन्होंने पूरा खस्ता हालत कर दी इन सड़कों की। और चलो, अलाइनमेंट के बाद भी देखोगे, एपीएस ने हमारे कब्रिस्तानों तक, वहां तक पानी पहुंचाया, उनको पानी सैलाब से भर दिया। वो जो बेचारे मर गए हैं, तो वो हम पे क्या बोल रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं कि ये बात भी नहीं कर पाते हैं। बड़ी जगहों पे मैंने इनको डंगे दिलवाए, बड़ी जगहों पे मैंने इनके बात की, लेकिन इनका देखेंगे, कभी इनका बहाना है कि जनाब हमारे पास मैकडम के लिए वो नहीं है, कभी हम ब्लैक टॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मसाला नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कभी कुछ और नहीं है। लेकिन वहीं पे इनने पैसा सारा निकालने के बाद भी आज तक इनको टस से मस नहीं हो रही है। और आप जानते हैं, एनएचआईडीसीएल को मैंने कितनी बार फोन किया, जो ही डोडा क्रॉस होता है, डोडा से लेकर पूरा किश्तवाड़ के गांव तक जहां जहां इनके रोड है, वहां इन रोडों की खस्ता हालत देखो आप कितनी है। फिर ये कहेंगे कि विटामिन नहीं है, कभी बोलेंगे कुछ और सामान नहीं है, कभी कुछ और सामान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकारें इनके साथ मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिली है, इसकी ही वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार बोल नहीं रही है इनके खिलाफ। क्यों नहीं बोलोगे? क्या आपके एपीएस में या जितनी भी कंपनियां इस एनएचआईडीसीएल में, क्या ये आपके साथ कुछ आपके साथ मिली भगत चल रही है? पता नहीं कौन सा मिली भगत चल रहा है, जो आप हमारे रोडों की खस्ता हालत करे हुए हैं। हमारे यहाँ बस स्टैंड किश्तवाड़ की हालत देखो, डोडा के बस स्टैंड की हालत देखो, आप डोडा के सड़कों की हालत देखो, जो ही आप डोडा गणपत पुल क्रॉस करते हैं उस सड़क की हालत देखें, वहां पे भी उस एरिया में एपीएस काम कर रही है, जो प्रेमनगर का एरिया, और सेम हालत जो यहाँ पे हालत है, वही सेम हालत आपको वहां पे भी दिखेगी। लेकिन सवाल करने वाला कोई नहीं है, सवाल पूछने वाला कोई नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि सवाल पूछेंगे तो सवाल पूछने वालों को एफआईआर लगाएंगे, सवाल पूछेगा कोई तो उसको पीएसए लगाएंगे, सवाल कोई पूछेगा तो उसको अंदर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी आप गांव में मुझे जुड़ते हैं, और मैं गांव में भी ऐसे आपके साथ क्लियरली बोलता हूं कि जो भी चोर है उसको बोलो चोर है। क्योंकि अगर हम भी दलाली शुरू करना बैठे हैं इनके साथ, क्योंकि जो भी मीडिया में आता है, जो भी कैमरा में आता है, बहुत सारे लोग, विद एक्सेप्शन कुछ अच्छे लोग भी होंगे शायद, लेकिन बहुत सारे लोग इनके साथ मिल जाते हैं, इनको ब्लैकमेल करते हैं, इनसे पैसा खाते हैं, और पैसा वसूल के, वो आरडीडी का डिपार्टमेंट हो, ब्लॉक का डिपार्टमेंट हो, वो बीडीओ हो, एसीडी हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां से उनके साथ पैसा पकड़ के ब्लैकमेल करके उनको अपनी गाड़ियां खरीदनी है, अपना पैसा बनाना है, और गरीब बेचारा वो जाए भाड़ में। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल है। आपके गांव में अगर पाइप नहीं है, पानी नहीं है, जो भी नहीं है, जो भी इश्यूज है, आप खुद मोबाइल उठा के दिखाइए वीडियो में
कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप बहुत सारे बच्चे, नए नए बच्चे जो हैं वो व्लॉग्स बनाते हैं। मेरे केशवान से एक लड़का है, वो व्लॉग बनाता है आकिब व्लॉगर के नाम से, और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, दानिश एक है सुरूर से, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं। और आप बनाइए इन चीजों पे व्लॉग्स, दिखाएं सरकार की नाकामियां कितनी है, दिखाइए आप कि कौन वीडियो चोर है, कौन वीएलडब्ल्यू चोर है, कौन जेआरएस चोर है, पैसा एक गरीब का कहां जा रहा है, मटेरियल का पैसा कहां जा रहा है, स्किल्ड का पैसा किनके 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 उधर डाला जाता है, किनके अकाउंटों में डाला जाता है, क्या वो गरीब के अकाउंट में कभी गया है? और आप देखेंगे कभी किसी गरीब के अकाउंट में पैसा नहीं गया होगा। पहले मैं एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये कहना चाहता हूं कि यहां पे संजय जी थे एसपीओज। आप देखें एसपीओज कितने सालों से फ्रंट लाइन पुलिसिंग संभाल रहे हैं, वो एसओजीज में हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स जिनको हम कहते हैं, या स्पेशल टास्क फोर्स होता है एसटीएफ, या हमारे एसपीओज जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। आप देखिए ये भी सॉर्ट ऑफ डेली वेजर्स हैं, लेकिन कोई परमानेंट नहीं किया गया। तो होम मिनिस्टर पता नहीं अपने कहां किन कामों में बिजी है कि ये बेचारे गरीब, इनके घर कैसे चल रहे हैं, और कई टाइम से अपनी स्पेशल सर्विस दे रहे हैं इस नेशन को, स्पेशली जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल सर्विस दे रहे हैं। कोई भी ऑपरेशन हो, कोई कहीं पे भी हो, फ्रंट लाइन पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं करता है, इनकी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फाइलें इनकी पड़ी हैं डीजीपी के पास, फाइलें इनकी अमित शाह के पास पड़ी है, लेकिन मोदी और अमित शाह को पता है किन चीजों में बिजी हैं। वो बस पैसा लपेटने में बिजी हैं, वहां से अडानी को फायदा देना है, यहां से अंबानी को फायदा देना है, और यहाँ के लोगों को जबरदस्ती सोलर प्लेटें लगवानी है ताकि अडानी और अंबानी को फायदा मिले। और सिर्फ इनका इतना है कि वो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाएं, बाकी गरीब बाढ़ में जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे महंगाई अरूज पे, इस टाइम पे हर एक चीज एक आम आदमी को, गरीब आदमी को कितना दुश्वार होता है वो मैं देखता हूं। जब से मैंने बिजनेस खोला है मैं देख रहा हूं कि आम आदमी इतना महंगाई के बाद कैसे जी रहा है, इतना महंगाई के बाद वो उसका लाइफ कैसे कट रहा है। बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, जहां पे हर चीज महंगाई से भरी हुई है। जब पेट्रोल 50-60 रुपए का था तो मोदी डंके बजा रहा था कि नहीं, आज जो है पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल को सस्ता किया जाए। आज जो है गैस सिलेंडर इतना महंगा है, 600 रुपए का गैस सिलेंडर है, तो ये सस्ता होना चाहिए। और वही गैस सिलेंडर आज 3200-3300 रुपए का मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के अंधभक्तों को अभी ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा खिलवाड़ इस पूरे देश के साथ कर रहे हैं। नीट का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, जो भी है वो स्पॉन्सर्ड बीजेपी के हों, वो आम आदमी पार्टी के स्पॉन्सर्ड हो, या जिसके भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां हमारे यूथ खड़ा हुआ है, हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खड़े हुए हैं, वो बच्चे खड़े हैं जिनने सुसाइड किया, उनके दोस्त खड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे सुसाइड नोट्स पढ़े हैं जो राजस्थान क्योंकि एक बड़ा हब है नीट के लिए, नीट के जो बड़े बहुत सारे बच्चे, जब एग्जाम डेफर किया गया या एग्जाम जब स्कैम पता चला, बहुत सारे बच्चों ने अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को लिखा कि हम आपको बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सुसाइड कर रहे हैं। आप देखें, कल आप भी सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को नीट करने राजस्थान भेजें, जम्मू भेजें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भेजें, फिजिक्स वाला के पास भेजें, किसी और वाला के पास भेजें, कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बने। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वहां पे नीट में ही स्कैम होता है, उस सीटों को ही बेचा जाता है, लेकिन वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर को टस से मस नहीं होता है। वो बस ये कहता है कि बस जनाब पेपर को डेफर कर दो। इनके लिए नॉर्मल है कि पेपर को डेफर करें। आप मुझे बताओ, जो बच्चा किश्तवाड़ से जम्मू एग्जाम देने के लिए गया, जो किश्तवाड़ से दिल्ली एग्जाम देने के लिए गया, या किश्तवाड़ से राजस्थान बच्चा पढ़ने गया, उसके वालिदैन पे कितना स्ट्रेसिंग होगा कि अपनी जमीन बेच के बच्चों को सोचा डॉक्टर बनाने के लिए, और पता चला कि वहां केस एग्जाम हो, आईएएस एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, या एसएसबी का एग्जाम हो, एसएसआरबी का एग्जाम हो, वहां पे उसमें स्कैम निकला, और स्कैम निकलने के बाद वहां पे सीटें बेची गई, और सीटें बेचने के बाद वो बेचारे दरबदर हैं जिनने पढ़ी थी, रात दिन मेहनत किया था, लेकिन वहीं पे जिनने पेपर बेचा, और वहां पे भी माफिया चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ जो हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या उसको रिजाइन नहीं करना चाहता? इतने बच्चों का करियर स्पॉइल करने के बाद, इतने बच्चों को पीछे रखने के बाद, उनका करियर खराब करने के बाद भी, बच्चों का सुसाइड करने के बाद भी, क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को वहां पे जो है रिजाइन करना चाहता है? प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहता है। अगर उसको सच में यूथ का फिक्र होता, सच को इस भविष्य का फिक्र होता। कहाँ है स्पेस टेक्नोलॉजी? देखो हमारा जीरो है। हमारे बच्चे यहाँ किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किन टाटों में पढ़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि टेंट खरीदे, मुगल मैदान के प्रिंसिपल साहब हैं,
उनने टेंट आर्मी से हायर करके लिया, और उस हायर करने के बाद, उस टेंट को हायर करने के बाद उसने वहां पे बच्चे पढ़ा रहा उस टेंट में। दुकानदार से। तो आप खुद ही सोचिए कि एक गरीब बेचारा ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं और बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं, लेकिन हालत ये है। मैं सबसे पहले वालेकुम सलाम, जितने भी लोग सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। दिल जान नजाकत अस्सलाम वालेकुम आकी भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू जो आजकल मैं डेली बेस पे मेरे पास कई फोन आते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा मैं ट्राई करता हूं कि सबको फोन करने, मुझे जो ही कॉल आता है, मेरा नेचर ऐसा है कि जो ही मुझे कॉल आता है, फिर कोई भी साहब आगे से, और नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, मैं अगर नरेंद्र मोदी जुल्म कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी के पास भी किसी का काम है, तो मैं ट्राई करूंगा जो ही कोई बंदा फोन करता है तो उसका फोन उठा के नरेंद्र मोदी को फोन करूं, अमित शाह को फोन करूं, या किसी भी साहब को फोन करूं। क्योंकि आप सब जानते कि मैं इन सबके बाप से नहीं डरता हूं, क्योंकि सच्चाई के साथ अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे डरना है किस चीज से। और अगर सच्चाई के साथ खड़ा हूं, इनके साथ आंखें से आंखें मिला के खड़ा हूं, तो तब जाके मैं इनके साथ ईंट की ईंट बजाता हूं। इनको प्रॉब्लम ये होती है कि इसके पेज बंद कर दो, इसका फाइनेंस बंद कर दो, आकिब शाह को पूरा दबाओ, आकिब शाह को बंद कर दो, इसको पूरा खत्म कर दो। लेकिन यासीन भट्ट, किश्तवाड़ में लाइट ही नहीं टिकती है, इतनी कटेलमेंट हो रही है, स्मार्ट मीटर लगाए हैं। लेकिन मैं आप यही कहना चाह रहा था कि आप देखें, हमारे पास 6 प्रोजेक्ट होने के बाद, मैं शायद ये बार बार बोल रहा हूं ताकि लोगों के अंदर एटलीस्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस आए कि वो देखें कि 6 प्रोजेक्ट होने के बावजूद यहां पे किश्तवाड़ में यहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, यहां के लोगों को यहां का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, यहां की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं, परवेज वालेकुम सलाम, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहां के लोग, जो हम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हम खुद सोए हुए हैं। या तो हम बस ये कह रहे हैं कि अपना घर चलता, भाड़ में जाए जनता, और साथ में हमें किसी की फिक्र नहीं। मैं देखता हूं यहाँ भंडारकोट जाता हूं, भंडारकोट में आर्मी का चेकिंग होता है, और मैं देखता हूं स्कॉर्पियो हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, या प्राइवेट व्हीकल जितने भी होते हैं, ऑलमोस्ट किसी को नहीं पूछा जाता है जनाब आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, आप यहाँ पूछिए उनको। लेकिन वहीं पे ना कोई पुलिस वाला होता है। आज शायद आजकल पुलिस वाले दिखते हैं मुझे भंडारकोट उसमें। तो उसके बाद लेकिन जो गरीब बस में आता है, क्रूजर में आता है, इको में आता है, उसको पूरा नीचे उतार के उसको परेड करवाई जाती है, पूरा परेड करवाई जाती है, कोई आधा किलोमीटर का परेड करवाया जाता है, लेकिन कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोगों को कहा, जनाब कम से कम आप बोलेंगे जुल्म है, अगर आप किसी बड़ी गाड़ी वाले को भेज रहे हैं तो छोटी गाड़ी वाले को परेड क्यों करवाएं? परेड करवाना है तो सबको परेड करवाइए। हाँ बिल्कुल जाहिर नाइक, बोलिए बोलिए। तो जितने भी वहां लोग होते हैं, ये हमारे भंडारकोट का एरिया का बता रहा हूं, या बड़ी जगहों पे, इसके अलावा भी बड़ी जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन कोई इन चीजों पे बात करने वाला नहीं है, कोई इन चीजों पे डिस्कस करने वाला नहीं है, कोई इन चीजों पे बोलेगा नहीं कि ये जुल्म जो है गरीब के साथ हो रहा है, एक मजलूम के साथ हो रहा है। अब देखें, किसी का घर पे वफात होता है, किसी को जल्दी होती है, लेकिन उसको क्रूजर में उतारना है, उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करिए आप, जैसे आप फॉर्च्यूनर गाड़ी को चेक करते हैं, वैसे क्रूजर को भी चेक करो। अगर आप फॉर्च्यूनर वाले को नीचे नहीं उतारते तो एक गरीब बेचारे को जो क्रूजर में बैठता है उसको क्यों उतार रहे? वो गरीब है, तो इसीलिए आप देखो ना, यहीं पे डिस्टिंग्विश हो जाता है कि गरीब और अमीर में फर्क यहीं पे डिस्टिंग्विश होता है। वहीं पे अगर डीसी जाता है तो उसको कोई नहीं पूछेगा, ना उसके किसी को कोई पूछेगा, लेकिन वहीं पे बेचारा गरीब जो मेटाडोर में या बस में या किसी क्रूजर में आता है तो उसको पूछा जाता है कि उसको नीचे उतार के उसकी परेड करवाई जाती है, पैदल चल के तुम आगे चलो। तो बिल्कुल कोई, अभी मुझे कह रहा था कि अब फ्रिक्वेंट कटेलमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बिजली का ओब्वियसली प्रॉब्लम है, ये तो चलो यहाँ पे है, गाँव में आप देखेंगे, गाँव में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। हमारे जगह जगह गाँव में लाइट्स 2-2, 3 घंटे का कट है। स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद, उनमें मोदी की सिम लगाने के बावजूद आज भी हम बिजली के बगैर हैं। आज भी बिजली गाँव तक नहीं है। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, टिपनाड़, केशवन में, और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। उसके अलावा नेटवर्क आप देखते हैं, नेटवर्क की भी बहुत सारी मुझे कंप्लेंट्स आती हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहां पे नहीं है, और बड़ी जगहों पे मैं बात भी करता हूँ। बिल्कुल दिलजान नजाकत, बिल्कुल प्रॉब्लम ही यही है कि आप सच्चाई से बोलेंगे तो आप अकेले रहेंगे, सच्चाई बोलेंगे तो
आपके आसपास के लोग ही पहले आपके दुश्मन बन जाते हैं। सच्चाई बोलेंगे तो आपके घर वाले ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में अगर किसी को यूरिन टेस्ट देते हैं तो लैब वाले उनको बाहर भेजते हैं डिस्पोजल कप लेने। हॉस्पिटल को यूरिन कंटेनर प्रोवाइड करते हैं तो वहां क्यों नहीं देते? मैं ये इंसिडेंट पहले भी हुआ है, तो मैं जब वहां पे गया था तो इंचार्ज से मैंने पूछा तो उनने वहां मुझे दिखाए गिलासेस, बहुत सारे गिलास दिखाए, बोले हाँ यहाँ पे तो यूरिन टेस्ट होता है। मेरी सेहत बेसिकली बहुत खराब है, कई टाइम से सेहत खराब है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ कि चलूँ। अभी मेरा डेट भी आया है, क्योंकि मैं बेसिकली मोस्टली चंडीगढ़ पीजीआई या शिवनगर स्किम्स ही थोड़ा अपना कंसल्ट कराता हूँ। तो आज भी बहुत सेहत खराब है। बिल्कुल जाकिर, मैंने आपको बोला इसका, मैंने जब उनको पूछा नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा हो तो मुझे फोन किया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन कर, परसों भी बलेसा से 2-3 लोग थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला नहीं, हमने किसी को मना नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। जब तक ना आप खड़े हो जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं जब जाता हूं तो पूरा स्टाफ खड़ा होता है। मैं जब जाता हूं तो मैं कभी नहीं देखता हूं आजकल, क्योंकि पहले तो चलो मैं पहले, आप देखते हैं कि पहले मैं जब जाता था तो कोई होता नहीं था, तो शायद तब वो मुझे जानते नहीं थे, या इनको लगता था हॉस्पिटल वालों को कि आकिब शाह पे पर्चा लगाएंगे तो आकिब शाह इस पर्चे से डर के फिर यहां नहीं आएगा, जैसा कि इनने बाकी लोगों के साथ किया भी। लेकिन जब इनको समझ आया कि आकिब शाह पर्चों से डरता नहीं है, जब इनको समझ आया कि ये एप्लीकेशनों से और बाकी चीजों से डरता नहीं, मैं बोल क्या रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि 2 बजे के बाद टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो। मैं बोल क्या रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि 2 बजे के बाद यहाँ पे अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं होता है। शाम में अभी भी जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता नहीं है। जब फोन किया जाता है वहां की अथॉरिटी को तो वो बोलते हैं, वहां के सुप्रिंटेंडेंट को फोन किया जाता है या किसी सीएमओ को फोन किया जाता है, उस टाइम कहते हैं कि नहीं हम तो करवाएंगे, इमरजेंसी केस होगा तो हम करवाएंगे। इमरजेंसी का मतलब क्या है? कोई बंदा 2-3 बजे 4 बजे के बाद जब इमरजेंसी में आता है तो वो इमरजेंसी ही होती है। तो उसको आप क्या चाहते हैं, जब मर जाए तो उसके बाद वो इमरजेंसी हो जाएगी क्या? इतना ज्यादा कॉमन सेंस नहीं, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, कोई इनको तरस नहीं है गरीबों पे। कम से कम जब अल्ट्रासाउंड करने के लिए आता है तो बाहर भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तो कम से कम अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड है वो तो कम से कम अल्ट्रासाउंड खोलो, आप उसको तो कम से कम अल्ट्रासाउंड करवाओ। बस करो भाई, सब आपके बस की बात नहीं है। मत बोलो, मत बनो चमचा। मैं किसका चमचा बना? राजा अमजद खान। चमचा तो पहले से मुझे किसी की आदत नहीं थी चमचा बनने की, और अगर चमचा बनता तो किसी पार्टी के पीछे पीछे उनके तलवे चाट के अभी तक गया होता और तलवे चाट के अपने काम करवा लेता। तो आकिब शाह को तलवे चाटने और चमचागिरी करने नहीं आती है, वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो यहाँ का। बस आकिब शाह सिर्फ खुदा से डरता है, उसके अलावा किसी से डरता नहीं है। न मैं किसी को अभी तक वोट लेने गया कि जनाब मुझे वोट दो और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। बाकी जितना अपने दम तक है, जितना अपने पास है वो करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि खुदा राजी हो। मेरे हिंदू भाई भी यहाँ जुड़े हैं तो निष्काम कर्म इनको पता होगा कि आप जो नेकी करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको खुदा को लगे, ना कि पब्लिक को। और जब भी मैं कुछ करता हूँ, मुझे आज भी डोडा से यहाँ कई जगहों से कॉल आती है कि यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे वो मसला है। जैसे अभी यहाँ पे दाली उद्यानपुर से जुड़े थे तो उन गुलशन भाई, उनसे मेरी बात हुई। मैंने बड़ी बार वहां पे फोन किया उनको। डॉक्टर ओबीडी में 10 से 2 बजे कौन बैठते हैं, उसके बाद इनका टाइम। चलो 10 से 2 भी बैठ जाएं तो पब्लिक को तो पता चले एटलीस्ट कि ये 10 से 2 बैठे हैं। कहाँ बैठते हैं? 10 से 2 भी नहीं बैठते हैं। हमने तो देखे ही नहीं 10 से 2 बैठे हुए। 11-12 बजे तो मैं बड़ी बार गया, 11-12 बजे आते हैं और 1 बजे निकल जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर तो बस प्राइवेट प्रैक्टिस पे ही उनने सर रखा। पिछले दिनों नायर है यहाँ पे, नायर भट्ट, उन्होंने 2 लाइव्स डाली कि ऑप्था जो डिपार्टमेंट है, जो आईज का डिपार्टमेंट है, उसमें डॉक्टर 11 बजे नहीं है और वो 11 बजे क्लिनिक पे बैठा हुआ था। तो आप देखिए खुद ही कि किस तरीके से एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, उसको सप्रेस करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि उसको किसी तरह उसको दबाया जाए। और जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। और मैं एक इम्पोर्टेंट इशू जो यहाँ पे बेसिकली एक इम्पोर्टेंट इशू ये भी था कि बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं,
बिलाल गरीब का बच्चा राज करेगा। बहुत सारे लोग फोन करते हैं और मुझे बहुत सारी ज्यादा कंप्लेंट जो है वो डोडा से आती है। बहुत सारे ठेकेदार ठेकेदारी करके उसके बाद उनको पैसा नहीं देती है। मेरा खुद का मामा एक ठेकेदार था और उसका किसी का पैसा पेंडिंग था। अगर मैंने उसको नहीं बख्शा तो बाकी लोग तुम जो पैसा खा रहे हो गरीब का, तुम्हें कैसे बख्शूंगा। मैं बस ये चाहता हूं कि आप ईमानदारी से काम करें। अगर एक ठेकेदार के पास पैसा नहीं तो वो ठेका करना बंद कर दे, वो ठेका ना करे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि फिर मैं सड़क में आके और पब्लिक को लाके तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाऊं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे तुम्हारी ठेकेदारी ब्लैकलिस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुलाकात आपसे जम्मू में हुई थी जब तालिब भाई को छुड़ाने गए थे। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाजीगर के शुक्रिया शुक्रिया। तो जितने भी ठेकेदार हैं हमारे चनाब वैली के पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ठेकेदारी मत करो, आपके पास पैसा नहीं है तो चोरियां मत करो, पैसा नहीं है तो आप वहां पे दंगे मत दो। अभी भी हमारे यहाँ पकालन में बहुत सारे कॉल्स मुझे पिछले दिनों आए थे और उन्होंने वीडियोस भी की, और शायद अभी वीडियो ठीक चल रहा है तो मैंने एडब्ल्यू को भी बोला, और मैं डिपार्टमेंट को क्लियरली बोलना चाहता हूं, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं मुझे चोरियां नहीं चाहिए। और जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर डंगे में या किसी भी जगह किसी भी सड़क में प्रॉब्लम होती है, मैं पब्लिक को साथ लेके वो उखाड़ूंगा वहां पे। फिर आप ये मत कहना कि गलत हो गया। और फिर मैं आप पर्चों से डरता नहीं हूं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग, एक तो ये ठेकेदार मुझे समझ नहीं आता है, हर एक दूसरा बंदा ठेकेदार बना है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा है तो तभी जाके ठेका दे दो, तभी जाके वहां पे टेंडर में हिस्सा ले लो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेट को उठाते हो, उसको मेट को पैसा नहीं दे रहे हो, उसको बेचारे को, गरीब को, जो बेचारा गरीब जो मजदूर है बेचारा, उसको पैसे नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हारे मजदूर को पैसा देने के लिए नहीं है तो तुम ठेकेदारी कर क्यों रहे हो। इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा लेबरर्स हैं, इतने ज्यादा मजदूर लोग हैं जो फोन करते हैं या मेट फोन करते हैं कि जनाब ठेकेदार पैसे खा गए। आप खुद ही सोचो किस किस्म के ठेकेदार हैं, जिन ठेकेदारों के पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि पैसा है तो तभी जाके ठेका डालो, तभी जाके टेंडर डालो, ताकि कम से कम वो गरीब बेचारा, जो घर से बेचारा गरीब मजदूरी करने आया है और उसका पूरा डिपेंडेंस उस पर, उसको बच्चों का फीस देना है, उसको घर में 100 प्रॉब्लम्स हैं, बीमार है कोई, कुछ और इशू है, लेकिन ठेकेदार उसका पैसा दबाता है, ठेकेदार उसका पैसा खाता है। दिन में मुझे कम से कम, ऑनेस्टली कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, दिन में मुझे कम से कम 5 से 10 कॉल ऐसी आती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कॉल्स आए वैसी, लेकिन 5 से 10 कॉल ऐसी आती हैं कि ठेकेदार पैसा खा गए, और ठेकेदार ये ठेकेदार पैसा खा गए, वो ठेकेदार पैसा खा गए। तो ठेकेदार साहब, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ठेकेदारी कर क्यों रहे हो। अगर आपके पास पैसा है तभी ठेकेदारी करें। और मैं नहीं चाहता हूं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको यहां ऑनलाइन भी आपके खिलाफ बोलूं और साथ में सड़क में लोगों को जमा करके आपके खिलाफ बोलूं, और साथ में डिपार्टमेंट्स में जाके आपके खिलाफ वहां पे ब्लैकलिस्ट करवाऊं कार्ड, और साथ में पुलिस में जाके आप कंप्लेंट डलवाऊं कि गरीब का पैसा आप खा रहे हैं, उसके साथ डकैती कर रहे हैं, उसका पैसा खा रहे हैं, उसके साथ चोरी कर रहे हैं, उसको ऊपर से आप जो है धड़ा धमका भी रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो गुंडागर्दी चलेगी नहीं, ये गुंडागर्दी खत्म कर दो, गरीब को सताओ मत अब। क्योंकि एटलीस्ट जो गरीब मेरे पास आता है और मैं जब फोन करता हूं, इसका मतलब क्लियरली है कि आकिब शाह उस गरीब के साथ खड़ा है, आकिब शाह उस बंदे के साथ खड़ा है जिसके साथ तुम जुल्म कर रहे हो। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, एक गरीब को तुम छेड़ोगे, एक गरीब को तुम सताओगे, तुम करो ना, माफिया के साथ फाइट करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप किसी माफिया की सड़क, अगर माफिया के पास सड़क जा रही है, माफिया का क्रशर है, उसके साथ लड़ो तुम, एक गरीब के साथ क्यों लड़ रहे हो। एक गरीब का डंगा आता है, उसका ठेकेदार, नरेगा वाला ठेकेदार उसको पैसे खा रहा है। नरेगा वाला जो डंगा के लिए मटेरियल आता है, मटेरियल खाया जाता है, उसका स्किल्ड का पैसा खाया जाता है, लेकिन गरीब को कुछ नहीं दिया जा रहा। गरीब बेचारा वहीं का वहीं है, उस बेचारे को कोई टस से मस नहीं है उस बेचारे को, और पूरा पैसा डिपार्टमेंट खा रहा है। आज अब नरेगा तो चलो खत्म हुआ, नरेगा शायद हम कभी बोले या न बोले। मैं तो चाहता था कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस इस 2006 या 7 से जो ये स्टार्ट हुई नरेगा स्कीम, उसमें विजिलेंस प्रॉपरली हो, देखा जाए कितने VLWs के घर बने, कितने बीडीओ से घर बने, क्या उन तनख्वाहों पे उतने घर बनेंगे, क्या उन तनख्वाहों पे उतनी चीजें होंगी जितने वो बना चुके हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आकिब शाह सच बोलता है, आकिब शाह बोलता है कि जनाब तुम्हारे खिलाफ विजिलेंस होगा, और कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलूंगा, बोलेंगे आप तो। हमारे यहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं उनको आपने डंगे नहीं दिए, उनको आप मुझे बताएं,
अगर केशवान का बालना और झुंगना टिपनाड़ का एरिया है, अगर 2007 से वहां कार्ड्स लग रहे हैं, 2007 से नरेगा का काम चल रहा है, क्या आज तक वहां पे पक्का पाथ, अच्छा पक्का पाथ नहीं होगा क्या? मेरे फेवरेट मेराज मलिक, आकिब शाह, शेख सफरुल्लाह, मिस यू, शुक्रिया शुक्रिया बाजीगर रेखे। तो आप मुझे बताओ, आज तक क्या उन एरियाज में या हमारे गांव, जो बड़े गांव हैं, बड़े सारे गांव हैं, क्या वहां पे पक्के पाथ नहीं होते? क्या अच्छी सड़कें नहीं होती? आज मोदी कहता है कि नरेगा को हटाओ और वीबी जी राम जी लाओ। तो वीबी जो विकसित भारत जी राम जी है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, 1 जुलाई से उसका शुरुआत हो चुका है। और वीबी जी राम जी जो है वो 125 दिन का होगा, और रेट्स जो थे वो 272 पहले थे, आप सब जानते हैं। लेकिन आप आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं। तो पहले आपको 272 रुपए पर डे पे मिलता था, अभी 300 रुपए मिलेगा, वो भी डीपीडी मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी जागना पड़ेगा, आपको भी इन चीजों की बात करनी पड़ेगी, आपको भी देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करें, और इसके लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। इसके लिए आपको सारा डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मोदी वहां पे दिल्ली में बैठ के डंके बजा रहा है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं अकाउंटेबल हूं, मैं ईमानदार इंसान हूं, तो यहाँ पे भी दिखे ना हमें, आप रोड पे भी हमें, इन सड़कों पे, इन जगहों पे भी हमें तो दिखे कि मोदी सच में ईमानदार है। हमें भी दिखे ना कम से कम कि ईमानदारी के जो डंके दिल्ली में बजाए जा रहे हैं कि हमारा देश जो है वो बिल्कुल करप्ट फ्री है। तो फिर हमारे जो एक करप्ट अफसर हैं इनको क्यों नहीं विजिलेंस डाल रहे हो, इनको क्यों नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो में डाल रहे हो? और जब हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये चोरियां हो रही हैं, यहाँ पे ये मसले हो रहे हैं, जब डिपार्टमेंट्स को भी अप्रोच किया जाता है, जब मिनिस्ट्री को अप्रोच करता हूँ, तो कोई टस से मस ही नहीं होता है। मैं भी बड़ी बार गया, सकीना आयतू के पास गया, मैं भी बड़ी बार, यहाँ तो हमारे एमएलए महराज मलिक को आज वो वहां दच्छी गांव नेशनल पार्क जा रहे थे, वहां पे जाने नहीं दिया। अब पता नहीं उमर अब्दुल्ला किस चीज से डर गया वहां पे, कि उमर अब्दुल्ला को लगा होगा कि दच्छी गांव में पता नहीं वो जो एमएलए वहां बैठे थे, पता नहीं वो कुछ चीजें रखे होंगे वहां पे, जो चीज शायद महराज मलिक को पता चले। लेकिन आप सोचिए कि एक बंदा जो नॉर्मल बंदा होगा, वो उसको तो गवर्नर से लेनी है परमिशन, और उमर अब्दुल्ला से परमिशन लेनी है, फिर एक नेशनल पार्क में जाना। और इसी तरीके से मुझे लगता है कहीं कल को छोटे मोटे पार्कों में भी जाने के लिए पहले डीसी को पूछना पड़ेगा पार्क में जाएं कि नहीं जाएं, उधर परमिशन लगेगी। लेकिन कहाँ की तरफ ये देश जा रहा है, कहाँ की तरफ ये सारा सिस्टम जा रहा है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आपके साथ लाइव में फिर जुड़ेंगे, कोई किसी का सवाल हो। बाकी जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। मेरी सेहत काफी ज्यादा खराब है कई दिनों से। फिर मेरे कुछ पब्लिक दरबार थे, आज भी हमारा पब्लिक दरबार पकालन में था, लेकिन आज जा नहीं पाया, सेहत खराब है। और साथ में सरकार पूरे तरीके से चाहती है कि किस तरीके से आकिब शाह की आवाज को बंद किया जाए। अब आवाज बंद करने के लिए सारी कोशिशें कर रही है सरकार, सारी कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं, वो आपने भी देखे होंगे कि किस किस तरीके से एफआईआर लगाए, और बाकी फाइनेंशियली सप्रेस करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए पूरी सारी कोशिशें, पूरी सारी साजिशें खेली गई। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक आम आदमी के साथ ये, जब तक आप उस एडमिनिस्ट्रेशन को ललकारेंगे नहीं, जब तक ना आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। कल तक तो मुझे भी कोई नहीं छेड़ रहा था, कल तक जब तक मैं ये नहीं कह रहा था कि मेरी सड़क साफ नहीं है, अगर सड़क के लिए 100 करोड़ रुपया आया तो यहाँ पे 1 करोड़ क्यों नहीं लगा, जब तक मैं ये चीज नहीं पूछ रहा था तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो आज इनको प्रॉब्लम हो रही है कि आकिब शाह क्यों पूछ रहा है, तो इसको पूरा किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, किसी न किसी तरीके से इसकी आवाज को बंद किया जाए। मुदस्सिर वालेकुम सलाम। मुदस्सिर हमारे लोईदार 20 हैं, काफी काम करते हैं। मुदस्सिर हम चाहते हैं आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें, आगे सरपंची का इलेक्शन भी है और बहुत सारे लोग जितने भी नौजवान हैं सारे सरपंची का तैयारी करें। मौका मिला इंशाल्लाह तो जो गरीब इंसान होगा, जो गरीब बंदा होगा, सबसे गरीब और जो पढ़ा लिखा होगा, जो गरीब का दर्द जिसको होगा, आकिब शाह उसको फुली सपोर्ट करेगा। उसके लिए मुझे चंदा जमा करना पड़े, आकिब शाह चंदा जमा करेगा। गाड़ियां दोस्तों से लेनी पड़े तो ली जाएंगी, लेकिन बात सिर्फ ये होगी कि ईमानदारी से अब खड़े होंगे। और जितने भी पंचायतें हैं, जहां जहां है, मड़वा वड़वन हो, हमारे छात्रु इंद्रवाल हो, हमारा मुगल मैदान हो, क्वाट हो, यहाँ पे हमारे केशवान के एरियाज हैं, जितने भी हमारे एरियाज हैं, सुरूड एरिया है, सरथल एरिया है, बौंजुआ है, तो जितने भी एरियाज हैं, आप गरीब को और नौजवान को मौका दो।
उस नौजवान और गरीब जब बनेगा, जब गरीब नौजवान जागेगा, जब वो बात करेगा, तो ये जो पुराना माफिया और दलाली सिस्टम है खत्म हो जाएगा। जब तक आप उन पुराने ग्रदों को, जो बिग फिश जिनको कहते हैं, बिग शार्क्स, जब तक ये बड़े बड़े शार्क्स पैसे पे खरीदने वाले, जब तक ये हमें खरीदेंगे तब तक सिस्टम ऐसे ही चलेगा। तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे सरकारी स्कूल अच्छा होगा। मैं एक जगह डडपेट स्कूल में जा रहा था, रियाज मेरे साथ था। रियाज भी सरपंची की तैयारी कर रहा है, तो हमारा साथ है उसके साथ। तो रियाज भी, जब रियाज ने मुझे कहा कि एक स्कूल में जाना, तो वहीं पे कुछ लोग थे जिनको हम वही बिग शार्क्स कहते हैं, जिनको हम दलाल कहते हैं। तो उन दलालों ने कहा कि नहीं आकिब भाई वहां नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? तो रियाज ने भी वही सवाल पूछा, तो क्यों नहीं जाएंगे? आज तक तुमने बेईमानी से काम किया, आज तक तुमने ये बेईमानी नहीं की होती तो स्कूल अच्छे होते हैं, हमारे अस्पताल अच्छे होते हैं, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर बैठे होते हैं। आप जानते हैं रिसेंटली मैंने मुगल मैदान में जब मैं 1-2 बार गया तो देखा वहां पे न डॉक्टर है न स्टाफ है। तो बाद में उन्होंने बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको शायद पता नहीं था कि आकिब शाह सच में किससे डरता नहीं है। फिर वहां पे लेकिन सीएमओ साहब ने उस पर इंक्वायरी शुरू किया। तो इंक्वायरी जब शुरू किया, हाँ बस मुदस्सिर आ रहा हूं मैं, मुझे लगता है मुदस्सिर देख रहे हैं, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बंद ही कर रहा हूँ। तो जब सीएमओ साहब ने सुना और जब पीएमओ वहां के सीएमओ साहब ने जितने भी वहां पे डॉक्टर्स थे जो पीएचसी छात्रों में थे या किश्तवाड़ में थे, उनको सबको डिटेच किया और उनको अलग अलग जगहों पे पहुंचाया। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग जो हैं, जितने भी डॉक्टर्स हो या टीचर्स हो, एक जगह बैठते हैं जो जहाँ पे नजदीक हो, तो वहां से उनको उठा के उनके ऑर्डर्स निकाल के उनको अपनी अपनी जगहों पे, जहाँ पे ओरिजिनल उनका डेपुटेशन था, वहां पे पहुंचा दिया। और साथ में बिल्कुल अच्छे से हिदायत किया कि होने चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। और इसी तरीके से पब्लिक अगर रेडी हो, पब्लिक तैयार हो, जैसे मुगल मैदान का पब्लिक, केशवान का पब्लिक, ठकराई का पब्लिक तैयार हुआ, उनने कहा कि आकिब भाई यहाँ पे धांधली हो रही है तो आप खड़े हो जाओ इसके लिए। तो मैं खड़े हुआ और सिस्टम ऐसे ही बदलता है। आपको किसी एमएलए का जरूरत नहीं है। अब मैं से बशीर लाला कह रहे थे कि जनाब पाइपें नहीं है, पाइपें नहीं है तो वो खुद अरेंज करना है। खुद एक्सचेंज के पास आओ, खुद एक्सचेंज से बात करो, मेरे से बात करो, मुझे फोन करो, इंशाल्लाह इन सब चीजों पे देखा जाएगा। तो लाइव में जुड़ने के लिए सबका शुक्रिया। फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम। अगर किसी का सवाल हो तो मैं सवाल लेना चाहूंगा, या कोई भी इशू हो तो आप बताएं, मैसेज में बताएं, या व्हाट्सएप पे, या जहां से भी आपको लगता है आपके लिए कन्वीनियंट है, तो आप तक हमें बातें पहुंचाएं, जो भी इश्यूज हैं। बाकी जब तक आप खुद खड़े होंगे, खुद की बात खुद करेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सबको जितने भी सलाम भेज रहे थे। आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इरफान भाई, वालेकुम सलाम इरफान, फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए सलाम।